Hello students, I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. आज हम इफ़ेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक मोशन ऑन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल को हार्मोनिक ऑसिलेटर मानकर हम चले थे और उसके द्वारा जो हमको एनर्जी मिला था और उसके रिज़ल्ट से स्पेक्ट्रा मिला था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे जो कोलिजन्स हैं वो प्योरली इलास्टिक नहीं है, ठीक है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि अगर हमने उसको खींचा या उसको हमने कंप्रेस किया तो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाते हैं, जैसे कि हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में माना था। यानी कि अब जो हमारा उसका मोशन है वो इन इलास्टिक हो गया एन हार्मोनिक मोशन में, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में। तो हम कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूल इट डज़ नॉट ऑलवेज बिहेव एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हमेशा ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। फॉर स्मॉल कॉम्प्रेशंस एंड एक्सटेंशंस रियल बॉन्ड्स में बी टेकन एज परफेक्टली इलास्टिक ओबेइंग द हुक्स लॉ। अगर हम बहुत थोड़ा हम मान रहे हैं कि थोड़ा हमने खींचा या थोड़ा ही हमने उसको दबाया, कंप्रेस किया, तो उस केस में हम जो है ये जो रियल बॉन्ड्स हैं उनको हम परफेक्टली इलास्टिक मान सकते हैं, यानी कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में जो है आ जाते हैं फोर्स लगाने से। और ये हमारा हुक्स लॉ के हिसाब से हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। पर अगर लार्ज डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, एक सीमा से ज़्यादा जो है हमने उनको खींच लिया या कंप्रेस कर दिया, तो अगर 10% जो है उससे हम डेविएट हो गए, 10% से ज़्यादा चेंज आ गया फ्रॉम हुक्स लॉ, तो वो केस हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में हम पढ़ेंगे। तो एन हार्मोनिसिटी इज डेवलप्ड इन द मॉलिक्यूल। अगर 10% से ज़्यादा जो है डिस्टॉर्शन आ गया है तो वो एन हार्मोनिसिटी जो है उसको बता रहा है। सो इन रियल केसेस द बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, the displacement increases more than the restoring force, so dissociation occurs. Dissociation occurs. यानी कि हम कह रहे हैं कि रियल जो केसेस में बॉन्ड्स जो हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते, उनमें ऐसा नहीं है कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में चले जाएंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। किससे? रेस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जितना भी था उसके ऑपोजिट फोर्स लग के वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला देता था, पर अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत अधिक है देन द रिस्टोरिंग फोर्स, तो वहाँ पर डिसोसिएशन जो है बॉन्ड टूट जाएगा और डिसोसिएशन हो जाएगा। In 1929, PM Morse suggested an empirical expression for the potential energy of an n-harmonic diatomic molecule. 1929 में इसकी जो मतलब पहली बार PM Morse ने सजेस्ट किया था, एक एम्पेरिकल एक्सप्रेशन दी थी फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक और डाईएटॉमिक ऑसिलेटर। और वो एक्सप्रेशन क्या था? V इज इक्वल टू D इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल A R इक्विलिब्रियम माइनस R स्क्वायर। यहाँ पे D जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी है, A जो है वो एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, और R इक्विलिब्रियम हम पहले पढ़े थे कि जो इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और जो चेंज हो गया डिस्टेंस वो क्या हो गया? R हो गया, दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस प्रकार से हमने जो मॉर्स ने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया उसको हमने देखा। अब बच्चों हमको आगे देखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है इसको अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपना पुट कर देंगे तो और उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल का मान आ जाएगा EV आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? V प्लस हाफ एच न्यू ई माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू ई इंटू A। पहले हमारा क्या था जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ा था? इट वॉज जस्ट V प्लस हाफ एच न्यू। अब जो है जो एन हार्मोनिक जो बिहेवियर है मॉलिक्यूल का, उसकी वजह से जो डिक्रीज आ गया इसमें वो क्या है? V प्लस हाफ इंटू स्क्वायर एच न्यू ई इंटू A। ठीक है। अब अगर हम वापस से इसको हम
वेव नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने पहले भी बताया था कि हम hc से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस हाफ। ठीक है, इसको हम hc से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस हाफ न्यू ई बार माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर न्यू ई बार इंटू ए। अब ये मान जो है आपका सेंटीमीटर इनवर्स में है, h से h जो है वो कट गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ न्यू ई, इसको हमने कॉमन ले लिया, ये आपका तरंग संख्या बता रहा है, और यहाँ पे हम 1 माइनस वी प्लस हाफ इंटू ए, क्योंकि हमने वी प्लस हाफ इंटू न्यू ई इक्विलिब्रियम जो है वो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे वी प्लस हाफ एक वैल्यू तो यहाँ चली गई, एक रह गई, इंटू ए सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब बच्चों यहाँ पर जो न्यू ई बार है वो इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, ए एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, और जब अगर हम ये जो हमारा मान आ गया एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से जो ईवी का मान आ गया, अगर हम इस ईवी के मान को किससे कंपेयर करें, जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर में मान आया था, तो हमारे पास क्या था, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारा जो है एनर्जी का मान क्या आ गया था, हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में हमारे पास ईवी का मान था v प्लस हाफ इंटू एच न्यू ई। ठीक है, तो अब हम अगर इससे कंपेयर करें इस मान को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ईवी को v प्लस हाफ एच न्यू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यू जीरो का मान हो जाएगा, न्यू जीरो का मान क्या हो जाएगा, न्यू ये इसमें से न्यू ई 1 माइनस वी प्लस हाफ इंटू ए, ये पूरा जो है अगर हम इसको क्या मान लें, न्यू जीरो मान लें, तो हमारा जो है ईवी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा तो न्यू जीरो हो गया, और वी प्लस हाफ और आपका एच न्यू जीरो। ठीक है, Thus, an harmonic oscillator is like an oscillator whose oscillating frequency decreases with increasing value of V. तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा है, ये ऑसिलेटर है जिसमें कि जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वी। जब वी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है तो ये जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी वजह से ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज होती जाती है। अब हम देखेंगे कि अगर हमको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स निकालने हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से, तो हमारा E0 क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था इसका एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आपको अगर ध्यान नहीं है वापस से हम देख सकते हैं, V प्लस हाफ एच न्यू ई माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू ई इंटू ए। ठीक है, तो इसी से हमने इस वैल्यू को निकाला है, जीरो का मान रख लिया उसमें, तो हमारे पास हाफ न्यू ई बार 1 माइनस 2 ए का मान हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमने v का मान क्या रख दिया, जीरो रख दिया, तो यहाँ पे हाफ एच न्यू ई माइनस आपका यहाँ पे भी जीरो है ना, तो 1/4 स्क्वायर एच न्यू ई ए आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाफ एच न्यू हम बाहर कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। ई वी का 1 मान रखेंगे तो 3/2, 1 माइनस 3/2, 2 रखेंगे तो 5/2, 1 माइनस 5/2, और 3 रखेंगे तो 7/2 बी ई बार 1 माइनस 7/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और एक लिमिट आती है जिससे कि जिसके बाद की बॉन्ड में जो है ये एक तरह से क्या हो रहा है कि हम एनर्जी जैसे जैसे वाइब्रेशनल नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, यानी कि वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, और एक ऐसी सीमा आएगी जहाँ पे कि वाइब्रेशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि मॉलिक्यूल जो है उसमें एटम्स जो हैं वो टूट जाएंगे, और डिसोसिएशन एनर्जी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका सिलेक्शन रूल देखें कि भाई कौन से एनर्जी लेवल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड होता है तो हर एक जो है
ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन के हिसाब से, सिलेक्शन रूल के हिसाब से कुछ ही ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल होंगे। तो इसमें +-1, +-2 और +-3 जो है इसका सिलेक्शन रूल है। यानी कि अभी तक हमने जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था, हमने रोटेशनल जो पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमारा सिलेक्शन रूल +-1 होता था, पर यहाँ पे हमारा +-2 और +-3 भी है। पर सबसे जो ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है? +-1 ही होता है। अगर हम ग्रेटर देन 1 वाले देखें तो वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो लोएस्ट ट्रांजिशन है जब μ=0 वो पॉसिबल होता है एट रूम टेम्परेचर। ये जो दूसरे हैं ये हाई टेम्परेचर्स पे पॉसिबल होंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन ओरिजिनेट होंगे वो V0 to V0 से ही होंगे। V0 to V1, V0 to V2 और V0 to V3। सारे टाइप के ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होंगे, पर ग्रेटर देन जो 1 है वो रेयर होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो है मतलब मेन जो ट्रांजिशन है वो 0 to 1 ही हम पाते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि अगर हमको ट्रांजिशंस करने हैं तो ट्रांजिशन में जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। 2 एनर्जी लेवल्स अगर हम लें, जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल है वो V" है, हायर एनर्जी लेवल जो है वो V' है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? क्योंकि V' हायर एनर्जी लेवल है तो V' + ½ hν 1 - V' + ½ A। ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था किसके लिए? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। V' + ½ hν 1 - V' + ½ उसके लिए हमने क्या देखा था? जो हमारा फॉर्मूला था एनर्जी का, वो हमारा क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला हमारा था V + ½ hν E - V + ½ स्क्वायर hν A। और फिर जब हमने इसको कैलकुलेट कर दिया था इसमें वेव नंबर में, तो मेन हमारा जो फॉर्मूला आ गया था V + ½ hν 1 - V + ½ × A। ये हमने कॉमन ले लिया था, है ना? तो वही चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं। V + ½ V' + ½ hν E कॉमन ले लिया, 1 - V' + ½ × A आ गया। ठीक है, आप जो है आप किसके लिए कर रहे हैं? लोअर लेवल के लिए। तो V" + ½ hν E 1 - V" + ½ A आ गया। ठीक है, इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल एग्जाम्पल लेके, फर्स्ट एग्जाम्पल लेके हम कर सकते हैं। +1 जो कि एब्जॉर्प्शन बताता है कि 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, -1 होता है तो वो एमिशन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम V' हमारा क्या है? हायर है, तो वहाँ पर हम क्या वैल्यू रख लें? V' की जगह वैल्यू रख लें 1 और V" की वैल्यू रख लें अगर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप V' की जगह 1 और 1 रखेंगे, V" की जगह 0 और 0 रखेंगे, तो इस ट्रांजिशन के लिए जो आपका डेली V का मान आ जाएगा वो hν E 1 - 2A आ जाएगा। और अगर हम उसको सेंटीमीटर इन्वर्स में रखेंगे तो वो ν E बार 1 - 2A हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर +2 सिलेक्शन रूल ले रहे हो, यानी कि 0 से 2 आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे ये हमारा मान आ जाएगा 2hν E 1 - 3A, 2hν E बार 1 - 3A। सेम फॉर +3, अगर हमारा जो है हमने सिलेक्शन रूल में बोला था कि हमारा +-1 +-2 +-3 हो सकता है, तो +3 के लिए भी 0 to 3 हमारा ट्रांजिशन है, और उसके लिए 3hν E 1 - 4A या 3hν E बार 1 - 4A आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अगर हम हमारा ट्रांजिशन अभी तक तो हमने 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 लिए थे। अब हम अगर 1 to 2 लें, हमारा +1 वाला केस ही है, पर अब हमारा कहाँ से है? 1 से 2 है, तो उस केस में आपका जो मान आ जाएगा h। अब वहाँ पर आप क्या ले लेंगे? V1 जो हायर है आपका, यहाँ पे V' जो है, जो हायर एनर्जी लेवल है वो 2 है, और V" जो लोअर है वो 1 है। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो hν E 1 - 4A वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो 0 to 1 वाला जो केस है, जो हमारा 0 to 1 वाला केस है, ये वाला जो केस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मिलती है, और ये रूम टेम्परेचर पर होता है।
ठीक है, और इसको हम फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। तो अगर हमारा ट्रांजिशन क्या है, V0 टू V1 है, तो वो हमारा फंडामेंटल बैंड है। ठीक है, अब हम अगर हमारा ट्रांजिशन क्या है, V0 से V2 है, तो वो रिलेटिवली लो इंटेंसिटी, फंडामेंटल बैंड से उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी, और इसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। इसी प्रकार से अगर V0 से V3 है आपका, तो उसकी और भी कम इंटेंसिटी हो जाएगी, और उसका जो है उसको हम सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं। अब अगर आपका V0 टू V4 है, तो ये हमारा और भी कम इंटेंसिटी हो जाएगी, और इसको हम थर्ड ओवरटोन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे डिफरेंट ओवरटोन्स जो हैं हमको मिलते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आर एट रूम टेम्परेचर। हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन वो ओरिजिनेट होंगे वो V0 से होंगे, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तो सारे ट्रांजिशन V0 से V1 टू 0 टू 2 0 टू 3 होंगे, पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ट्रांजिशन कहाँ से शुरू हो जाएंगे, ट्रांजिशन शुरू हो जाएंगे V=1 से। अब एनर्जी स्टेट V जो 1 है वहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपका 1 से 2 पे हो जाएगा, ठीक है, और 1 से 3 पे हो जाएगा, 1 से 4 पे हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से होगी जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो V=1 है, और आपका ये 2 3 4 हो गया। और इसमें जो लाइन सबको ऑब्टेन होंगी उनको हम क्या बोल देते हैं, हॉट बैंड्स बोल देते हैं, ठीक है, और इनकी जो इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ। अब हम बच्चों अगर देखें कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि एनर्जी जब वाइब्रेशनल हम देते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो उसमें रोटेशनल जो वाइब्रेशन है वो भी होता है, तो उसका भी स्पेक्ट्रा आपको मिलता है। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में ही हो सकता है, अगर लिक्विड स्टेट में है तो वहाँ पे आपको प्योर वाइब्रेशनल ही मिलेगा, पर अगर गैसियस स्टेट में है तो वहाँ पर आपको रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन जो है स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो हमारा टोटल एनर्जी ER + EV हो जाएगी, जो रोटेशन में एनर्जी है प्लस जो वाइब्रेशन में एनर्जी है। अब हमको पता है कि ER का मान क्या था, BJ+1, और प्योर जो आपका वाइब्रेशनल था वो क्या था, VE बार V+½ सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो वहाँ पर BJ+1 + VE बार V+½ 1 - V+½ × A था। इन दोनों को हमने लिख दिया। यहाँ पे J जो है 0 1 2 3 है, और V जो है वो 0 1 2 है ना। अब हम इसका बच्चों सिलेक्शन रूल देखें। अगर वाइब्रेशन रोटेशनल जो हमारा है ऑसिलेटर जिसको हमने माना है, तो उसका सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, del V = +-1 +-2, और del J क्या हो जाएगा, +-1। जो रोटेशनल के लिए था वो सिलेक्शन रूल +-1 था, और वाइब्रेशनल के लिए जो है हमारा ये सिलेक्शन रूल है, ठीक है। तो हम अब अगर ट्रांजिशन देखें, अपनी ट्रांजिशन एनर्जीज का मान देखें, तो वापस से क्या हो जाएगा, वो BJ' J'+1 - BJ', J'+1, ये हायर लेवल है, लोअर लेवल है। और वाइब्रेशनल का हम पहले भी देख चुके हैं, V'+½ VE बार 1 - V'+½ × A - V'+½ VE बार, और 1 - V'+½ × A। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि V'' और ये जो सिंगल डैश है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V'' जो है लोअर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिशन इन दोनों का देख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम ये कहें कि V0 = V1, अगर हम कौन सा केस ले रहे हैं, V0 टू V1 का केस ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन क्या है,
वाइब्रेशनल लेवल 0 से 1। हमने आपको शुरू में बताया था जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करी थी कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लगती है, उससे कम वाइब्रेशन में, उससे कम रोटेशन में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वाली एनर्जी देंगे तो तीनों होंगे, अगर वाइब्रेशनल वाली देंगे तो रोटेशनल होंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका v इज इक्वल टू, ये सपोज 0 है और ये आपका v इज इक्वल टू 1 है, और बीच में क्या है, आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच में ट्रांजिशन होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांजिशंस होंगे इनको अगर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनको हम दो ब्रांचेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, P ब्रांच एंड R ब्रांच। द लाइन्स विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेल J इज इक्वल टू -1। अगर हमारा सिलेक्शन रूल क्या है, -1 एमिशन का है, तो वो जो ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, P ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, और वाइल दोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेल G इज इक्वल टू +1 अगर है तो हम उनको क्या बोलते हैं, R ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, सिंस डेल J इज इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड, सो नो लाइन इज ऑब्जर्व्ड एट न्यू इज इक्वल टू न्यू 0, क्योंकि हमें पता है कि रोटेशनल का जो वो है आपका सिलेक्शन रूल है वो +-1 है, तो ये अलाउड नहीं होता। डेल J इज इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर आपको इसलिए यहाँ पे गैप दिखता है, यहाँ न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 के बराबर, और ये जो गैप आ जाएगा ये 4 भी आ जाएगा, और सब लाइन्स में जो गैप आएगा वो 2 भी आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जब डेल J इज इक्वल टू +1 है और डेल J इज इक्वल टू -1 है तो किस प्रकार से हमको ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में रोटेशनल एनर्जी लेवल हम शो कर सकते हैं। व्यूइंग विद द स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ लो इन मैग्नीफाइंग पावर, दीज लाइन्स अपीयर लाइक अ ब्रॉड लाइन ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। अगर हम इनको कैसे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें जिसकी मैग्नीफाइंग पावर लो है, तो ये जो लाइंस जो हैं वो ब्रॉड लाइन के तरह अपीयर करेंगी और इनको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मानते हैं और अगर उसमें एनहार्मोनिसिटी भी हम काउंट करते हैं कि जो है वो मॉलिक्यूल बॉन्ड्स जो है नॉन इलास्टिक हैं, तो किस प्रकार से जो है डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल्स मिलता है और उनमें ट्रांजिशन होता है। थैंक यू।